हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम इस वीडियो में आपको कोलोइडल सॉल्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं। पहले वाले वीडियोज में आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। टिंडल इफेक्ट में दे चुका हूँ, ब्राउनियन मूवमेंट दे चुका हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको मिल चुका है। और आज इस वीडियो में देखिए कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। और इन्हीं से रिलेटेड गोल्ड नंबर भी इसमें मिलेगा। गोल्ड नंबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्ड नंबर। और देखिए कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, पहले तो इन वर्ड्स को समझ लीजिए। व्हाट इज कोगुलेशन, मीनिंग ऑफ कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। पहले तो दोनों का मैं मीनिंग क्लियर कर दूं, फिर डिफाइन कर लेंगे हम लोग। कोगुलेशन मीन्स होता है कई चीजों का मिलकर के झुंड बना लेना, मतलब इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा हो जाना। जैसे पार्टिकल जो है ना, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है वो पूरे सॉल्यूशन में बिखरे हुए हैं और वो बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे होकर के एक बड़ा सा झुंड बना लेते हैं, भारी हो जाते हैं, जिन पर ग्रेविटी लागू हो जाती है तो वो नीचे सेटल डाउन होना चालू हो जाते हैं। तो कोगुलेशन का मतलब क्या रहा? कोगुलेशन का मीनिंग रहा कि बहुत सारे पार्टिकल मिल करके एक बड़ा सा पार्टिकल बना रहे, सब चिपक जाए आपस में। और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि जब वो सारे पार्टिकल मिलकर के एक बड़ा सा सब्सटेंस बना लेंगे, झुंड बना लेंगे, तो वो हेवियर हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और जब भारी हो जाएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी लागू हो जाएगी, और ग्रेविटी लागू हो जाएगी तो धीमे 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 करके वो सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और नीचे बैठ जाएगा उसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। तो इसको फिनोमेना को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के जब एक बड़ा सा बना लेंगे, ठीक है ना, उसको बोलेंगे, उस फिनोमेना को बोलेंगे कोगुलेशन। और जब वो कोगुलेट होकर के नीचे बैठना चालू हो जाएगा तो उस फिनोमेना को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। तो बताइए इसमें प्रेसिपिटेशन पहले आएगा या कोगुलेशन? इसमें आएगा पहले कोगुलेशन। पहले वो पार्टिकल इकट्ठे होंगे, बड़ा सा सब्सटेंस बनाएंगे, तो ये हो गया कोगुलेशन। फिर वो उस पर ग्रेविटी लागू होगी, ठीक है ना, तो वो नीचे धीमे धीमे करके बैठना चालू हो जाएगा। इस फिनोमेना को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर कोगुलेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कोगुलेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ये एक दूसरे के मतलब जो ना कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, और प्रेसिपिटेशन करना है तो फिर कोगुलेशन करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें करते क्या है, ये नोट्स तो आपके देखिए ये लिखा हुआ रखा ही है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो से और यहाँ से अपने नोट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको डिफाइन करता हूँ। देखिए इसमें कुछ सब्सटेंसेस आपने देखिए पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ कोलोइड्स पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, जिसमें वैसे तो कई प्रकार से क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं एक सॉल्युबिलिटी के आधार पे आपको बता रहा हूं। एक लियोफिलिक होता है, एक लियोफोबिक होता है। लियोफिलिक को हिंदी में द्रव स्नेही बोलते हैं, द्रव स्नेही, यानी जो द्रव के साथ स्नेह करते हो। जो कोलोइड द्रव के साथ यानी लिक्विड के साथ में स्नेह करते हो उनको द्रव स्नेही यानी लियोफिलिक बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होता है लियोफोबिक, जो द्रव का विरोध करते हो, यानी द्रव में किसी लिक्विड में आसानी से डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से ना मिलते हो तो उनको बोलते हैं हिंदी में द्रव विरोधी, यानी जो द्रव का विरोध करते हो। जैसे आपसे कहा जाए कि आयरन को यानी लोहे को पानी में मिला के देखिए और सॉल्यूशन बनाइए। अगर आप आयरन फिलिंग्स भी ले लेना, आयरन का चूड़ भी ले लें, आप उसको वाटर में मिलाएं, तो आप खुद से सोच के देखिए क्या वो आयरन फिलिंग्स, आयरन का जो चूड़ है, जो लोहे का चूड़ है, क्या वो पानी में मिलेगा? क्या सॉल्यूशन तैयार होगा? जैसे चीनी को आप पानी में मिलाते हो, चीनी के बड़े बड़े कण होते हैं, आपने देखे होंगे, और पानी में जब मिलाते हो तो इजीली चीनी जो है ना पानी में डिजोल्व हो जाती है और पूरे में एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है।
जिससे आप लोग शरबत बोलते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि लोहे के पार्टिकल छोटे 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 आयरन फिलिंग्स है, उससे आप पानी मिलाइए, भले ही उनका साइज चीनी के कणों से छोटा होगा, लेकिन फिर भी वो पानी में मिक्स नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई। तो इसको बोलेंगे लियोफोबिक, आयरन को बोलेंगे लियोफोबिक, ठीक है ना। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, ठीक है ना, ये आयरन उस पे लियोफोबिक पाएंगे। एक लियोफिलिक, लियोफिलिक में वो होते हैं जो लिक्विड के साथ इजीली मिल जाते हैं, द्रव स्नेही, या द्रव के साथ जो स्नेह करते हैं। जैसे पानी में कोई चीज आपने घोली और वो तुरंत डिजोल्व हो गई, तुरंत घुल गई, तो लियोफिलिक हो गई। और पानी में आपने कोई चीज घोली और वो नहीं घुली, उसे घोलने के लिए बहुत सारी टेक्निक लगानी पड़ी, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी विशेष करके कोई स्पेशली प्रोसेस लगानी पड़ी, तो उस सबस्टेंस को बोलेंगे लियोफोबिक। वो द्रव विरोधी है, वो द्रव का विरोध कर रहा है और द्रव से कह रहा है कि हम तेरे अंदर नहीं घुलने वाले, हम तेरे अंदर नहीं डिजोल्व होने वाले। जैसे मैंने अभी आयरन की बात की थी, आयरन को वाटर में घोलिए, वो नहीं घुलेगा, मना कर देगा वाटर से, ना मैं नहीं घुलता तेरे अंदर। तो इसका मतलब आयरन क्या है, आयरन जो है ना उस वाटर का विरोधी है, ठीक है ना। और स्टार्च को घोलिए आप, स्टार्च पानी में इजीली घुल जाएगा, तो वो क्या है, वो द्रव स्नेही है, दैट इज लियोफिलिक। ओके, स्टार्च, गम, गोंद देखा होगा, गोंद आपने, गोंद को वाटर में घोलिए, भले ही वो ठंडे में ना घुले लेकिन गर्म करने पे घुल जाएगा, तो इसको बोलेंगे, उस गोंद को, गम को बोलेंगे लियोफिलिक, ठीक है ना, कि जरा सा गर्म करने पर घुल गया, वो डिजोल्व हो गया, ठीक है ना। तो ये लियोफोबिक और लियोफिलिक दो प्रकार के हो गए। अब बात आगे बढ़ती है, ये पूरा इतना हो भी चुका था पहले, वीडियोज में नोट्स बनवाए तब पहले हो चुका है क्लासिफिकेशन में। अब जो लियोफोबिक होते हैं उनको बनाने की बहुत सारी मेथड्स हैं, वो मेथड्स भी हो चुकी हैं, फिजिकल मेथड्स हैं और डिस्पर्सन मेथड, मैकेनिकल, ऐसे करके बहुत सारे हैं, और फिर केमिकल मेथड भी आए। अब आगे की बात बढ़ती है, देखिए जो लियोफिलिक कॉलर्स हैं उनके जो कॉलर सॉल्यूशन बनेंगे वो स्टेबल होंगे। वो कैसे होंगे, स्टेबल, क्योंकि भाई कॉलर द्रव से स्नेह कर रहा है सॉरी, जब वो स्नेह कर रहा है तो उसका साथ नहीं छोड़ने वाला वो। और जो द्रव विरोधी है यानी लियोफोबिक, वो द्रव का जो है ना विरोध कर रहे हैं, उसको, उसका अपोज कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं घुलने वाले, लेकिन जबरदस्ती कोई एक एक्टिविटी करके, कोई विशेष प्रोसेस करके उनको डिजोल्व कर दिया गया है, ठीक है ना, डिजोल्व हो गए, लियोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही मौका मिलेगा, वो जो लियोफोबिक है, द्रव विरोधी है, जैसे ही मौका मिलेगा वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे वो, ठीक है ना। इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। अब आप खुद से सोच के देखिए, मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और उसके काम, आपके काम करने में आपके घर पे कोई सपोज प्रोग्राम हो रहा है, कोई दावत हो रही है, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सपोज, ठीक है ना, कोई भंडारा हो रहा है। आपने कुछ लोगों को अपने जो ना हेल्प करने वाले कुछ लोगों को बुलाया, उसमें हेल्प करने वाले टू टाइप के लोग होंगे, एक तो आपके फेवर वाले होंगे, एक डिसफेवर वाले होंगे। तो जो फेवर वाले लोग होंगे, जो आपकी फेवर करेंगे, आपका भला चाहेंगे, वो आपके साथ इजीली आ जाएंगे। उनको ज्यादा बुलाने के लिए आपको, उसको, उनको बुलाने के लिए ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जब तक आपका कार्यक्रम नहीं होगा तब तक वो अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपसे स्नेह करते हैं, ठीक है ना। तो आपके कार्यक्रम में वो पूरी सहभागिता निभाएंगे, पूरा कार्यक्रम आपका ऑर्गेनाइज कराएंगे, ठीक है ना, और पूरा कार्यक्रम सफल होने के बाद ही तभी वो जाएंगे। ये हो गए लियोफिलिक, आपसे स्नेह करने वाले हैं। अब कुछ है आपके एंटी, जो आपका भला नहीं चाहते, लेकिन आपको उनसे हेल्प लेनी है, तो उनको अपने से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे वो आपकी हेल्प के लिए आए, ओके, ठीक है ना।
कैसे हेल्प के लिए आए। क्लियर। तो अब इसमें देखिए, अब जैसे ही मौका मिलेगा उनको, आपने एक्टिविटी के द्वारा उनको बुला तो लिया, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वे मौके का फायदा उठा करके भाग भी जाएंगे। ये हो गए लियोफोबिक। ओके, तो देखिए जैसे ही उनको विरोधियों को मौका मिलेगा तैसे ही वो निकल के भाग जाएंगे कार्यक्रम में से, ठीक है ना। तो उनको अब क्या, देखिए अब आप चाहते हो कि वो विरोधी रुके रहें, आपके कार्यक्रम में रुके रहें, बीच में से निकल के ना भाग जाएं, यानी जो लियोफोबिक कॉलर्ड है वो नीचे ना बैठ जाए, प्रेसिपिटेट ना हो जाए। तो क्या करना है आपको, उसमें कोई एक हेल्पर मिलाना पड़ेगा, यानी उन विरोधियों को रोकने के लिए एक आपको कुछ अपने सपोर्टर भी कार्यक्रम में लगाने पड़ेंगे, और ये कहना पड़ेगा कि इन पे ध्यान रखना कहीं ये भाग ना जाए यहां से। बात समझ आएगी, कहीं ये भाग ना जाए। तो वो आपके जो सपोर्ट करने वाले वो हैं, आपके स्नेही हैं। यानी द्रव विरोधी कॉलर्ड में, लियोफोबिक कॉलर्ड के अंदर द्रव स्नेही कॉलर्ड यानी लियोफिलिक कॉलर्ड आपको मिलाना पड़ेगा, जो कि उसकी प्रेसिपिटेशन से रक्षा करेगा, जो कि उसको कंप्लीटली मिलाए रखेगा, अदरवाइज वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लियोफोबिक की प्रेसिपिटेशन से रक्षा करनी है तो उसके लियोफिलिक चाहिए मिलाने के लिए उसमें, ठीक है ना। और लियोफिलिक की तो रक्षा आपको करनी नहीं है। तो ये रहा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन। अब देखिए मैं आपको आगे की बात बताता हूं। देखिए अब बात चल रही है प्रेसिपिटेशन की, कि लियोफोबिक कॉलर्ड सॉल्यूशन बन करके तैयार हो चुका है। अब आप जो लियोफोबिक कॉलर्ड के पार्टिकल थे उन्हें आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हो, तो प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए लियो जो कॉलर्ड सॉल्यूशन होते हैं, कॉलर्ड सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज के बेस पर। कॉलर्ड सॉल्ट्स जो होते हैं, अगर चार्ज के बेस पर बोला जाए तो या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर वो कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव। या तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर वो नेगेटिव चार्ज होंगे। अब क्या करेंगे आप उसमें, अगर सपोज वो पॉजिटिव चार्ज हैं या वो सपोज नेगेटिव चार्ज हैं, अगर मान लीजिए वो नेगेटिव चार्ज कॉलर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उसके जो पार्टिकल हैं कॉलर्ड के वो नेगेटिव चार्ज हैं, तो उनका चार्ज खत्म कर दीजिए। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज खत्म कर दीजिए, और जब उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कॉलर्ड सॉल्यूशन होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कॉलर्ड सॉल्यूशन होता है वो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। ओके, और SiO2 का, सिलिका का जो कॉलर्ड सॉल्यूशन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो कॉलर्ड सॉल्यूशन है उन्हें न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिव आयन यानी एन आयन, और नेगेटिव चार्ज वाले जो कॉलर्ड सॉल्यूशन है उन्हें न्यूट्रलाइज कौन करेगा, कैटायन। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट डालना है इसमें जो उसके चार्ज्ड पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए SiO2 का कॉलर्ड सॉल्यूशन है जो नेगेटिव चार्ज होगा, आप उसमें एलम डाल दीजिए, फिट करी डाल दीजिए, पोटाश फिट करिए, पोटाश एलम डाल दीजिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा डाउन कर दूं फिर मैं क्लियर करता हूं। देखिए पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24H2, ठीक है ना। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है
जब इसे एक्वस किया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। क्या क्या बन जाता है देखिए, एक तो K2SO4 बनता है, एक बनता है एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बना और एल्युमिनियम सल्फेट बना, और 24 जो मॉलिक्यूल वाटर के थे ये अलग हो गए। अब क्या हुआ, ये जो K2SO4 है ये भी आयनाइज होगा और एल्युमिनियम सल्फेट भी आयनाइज होगा, क्योंकि वाटर में मिला हुआ है नहीं है, ये वाटर में पड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए कैसे होगा, ये 2K अलग हो जाएंगे पोटेशियम आयन और सल्फेट अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए 2 एल्युमिनियम आयन अलग हो जाएंगे और 3 सल्फेट के आयन अलग हो जाएंगे। तो इसमें देखिए जो पोटेशियम के आयन हैं, ध्यान दो, जो पोटेशियम के आयन है ये वाले और ये एल्युमिनियम के आयन, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज आयन हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी जो मिट्टी का सॉल्यूशन बना हुआ है, SiO2 का जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है, जैसे आप वाटर टेप में से, नल में से पानी आप निकालते हो और मान लीजिए थोड़ी थोड़ी उसमें मिट्टी आती है सपोज, और आपने बाल्टी में, बकेट में इसको वाटर को सपोज भर लिया, ठीक है ना। बकेट में जब आपने वाटर को भर लिया है, ये वाटर भर लिया, इसमें मिट्टी के भी कण मिले हुए हैं, और जैसे ही आप जो है ना ऊपर से पोटास एलम डालते हो, तो पोटास एलम जब डालोगे तो उसमें से एक तो K आयन आएंगे और एल्युमिनियम आयन आएंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज जो आयन है यानी कैटायन, ये मिट्टी के जो कण इसमें मिले हुए थे SiO2 जो मिला हुआ था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो धीमे धीमे करके सारे पार्टिकल उसके मिट्टी के नीचे बैठ जाएंगे, नीचे न्यूट्रलाइज होकर के नीचे बैठ जाएंगे, नीचे ढेर लग जाएगा, और ऊपर का वाटर जो है ना वो जो है ना प्योर हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो है ना स्वच्छ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन, और नीचे मिट्टी बैठ जाएगी। और अगर मान लीजिए यही सपोज नेगेटिव चार्ज होता, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज आयन निकले हैं यानी एनायन जो सल्फेट हैं, वो सल्फेट अपना काम करते, या इसके लिए कोई हम दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट चुनते। तो जो पोटास एलम का एग्जांपल दिया है ये इलेक्ट्रोलाइट है। सारे कोलॉइड के लिए एक ही इलेक्ट्रोलाइट जरूरी नहीं होगा, डिफरेंट कोलॉइड के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट जरूरी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो आपने क्या किया, देखिए डायग्राम देखिए दोबारा फिर। इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में देखें, ये कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, इम्प्योरिटीज इसमें बड़े बड़े जो कण पड़े हुए हैं वो इम्प्योरिटीज के पड़े हुए हैं, ध्यान देखिए ये इम्प्योरिटीज के कण पड़े हुए हैं। और दूसरे वाले चित्र में हमने क्या किया, इसी में ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डाला। ये ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम जो 3 है ये एक्चुअली है एक ही, ये एक की 3 स्टेट है। फर्स्ट वाली इनिशियल स्टेट है, और इसमें देखिए ऊपर से ये क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं इसके अंदर। अब सेकंड स्टेट आ गई, सेकंड स्टेज इसकी आई, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज आई, तो उसमें क्या हुआ, क्या जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था, वो इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल थे, वो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज मैं SiO2 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। SiO2 जो है ना नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, और इसके साथ में K+ या एल्युमिनियम, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब चिपक जाएंगे आपस में, और देखिए ये चिपकना चालू हो गए, देखिए ये चिपके आपस में, देखो ये चिपके हुए हैं, ये देखो ये चिपके हुए हैं, और चिपक करके क्या करेंगे, इसको कर देंगे न्यूट्रलाइज। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज दोनों खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अब देखिए आती है थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज में आपने क्या देखा, जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल थे, वो इम्प्योरिटी के पार्टिकल, देखो येलो जो पार्टिकल, जो ग्रीन, जो ब्लू वाले पार्टिकल है, देखिए फर्स्ट स्टेज में मैं रिंग सर्कल कर रहा हूँ, ये रिंग कर रहा हूँ, ब्लू वाले जो पार्टिकल हैं वो इम्प्योरिटी के पार्टिकल हैं। और सेकंड वाले में देखिए ये जो हमने
येलो वाले पार्टिकल जो मिलाए हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के हैं, और इसमें देखिए थर्ड स्टेज में येलो और ब्लू दोनों के ही पार्टिकल चिपक करके न्यूट्रलाइज होकर के नीचे बैठ चुके हैं। पहले वो कोगुलेट हुए, फिर रिवाइज कर रहा हूं, कोगुलेट हुए। कोगुलेट में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल और वो जो कोलोइडल पार्टिकल थे अपोजिट चार्ज वाले, वो दोनों कोगुलेट हुए, आपस में चिपके और आपस में चिपक के हैवियर हुए, भारी हुए, और भारी होकर के नीचे बैठ गए, प्रेसिपिटेट हो गए, और ऊपर का जो वाटर था ये वाला, ये प्योर हो गया, नीट एंड क्लीन। ठीक है ना, मैंने वाटर का और SiO2 का एक एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पर एग्जांपल कोई और भी हो सकता है, और पोटाश एलम का एग्जांपल दिया है, पोटाश एलम की जगह पे कोई और एग्जांपल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया टॉपिक आपको। एक बार पढ़ देता हूँ, सबस्टेंसेस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स, HG, मैंने इसमें हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया था, आयरन हाइड्रोक्साइड का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर मेटल हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, उनके कैन नॉट बी सिंपली मिक्स्ड विद द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम इस एग्जांपल में वाटर लेकर के चला हूँ, डिस्पर्सन मीडियम कोई और भी हो सकता है, तो डिस्पर्सन मीडियम के साथ ये इजीली मिल नहीं सकते। ठीक है ना, तो इनके बनाने के लिए सम स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड टू मेक देयर कोलोइडल सॉल्यूशन। इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स लगाए जाते हैं। सच काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स इज नोन एज लियोफोबिक सॉल्ट्स। ओके, these kinds of solid salts always carry some charge on them। ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इन पर ऑलवेज कोई ना कोई चार्ज होता है, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलोइडल सॉल्ट्स डिटरमाइंस देयर स्टेबिलिटी। ये जो चार्ज होते हैं ये उनको स्टेबिलिटी देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को। इफ बाय एनी चांस, अगर किसी चांस के द्वारा, वी कैन रिमूव द चार्ज, मतलब किसी भी विधि के द्वारा आप उनका चार्ज अगर रिमूव कर देते हैं, चार्ज को जीरो कर देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वो धीमे धीमे करके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना, रिमूव द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सॉल्ट्स, द पार्टिकल्स गेट क्लोजर टू ईच अदर। तो वो पार्टिकल है ना क्लोजर होना चालू हो जाएंगे, क्लोजर होना चालू हो जाएंगे। मान लीजिए वो नेगेटिव वाले पार्टिकल थे, सपोज नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन था, कोलोइड के जो पार्टिकल थे वो नेगेटिव चार्ज थे, तो पास पास तो होंगे नहीं, वो तो दूर दूर होंगे भाई, नेगेटिव वाले को रिपेल करेगा। अगर सपोज वो पॉजिटिव चार्ज थे तो पॉजिटिव वाले को रिपेल करेंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं सारे सॉल्यूशन में पूरे में बिखरे हुए होंगे, वो पास पास नहीं आने वाले, क्योंकि वो रिपेल कर रहे होंगे आपस में। और जब उनका चार्ज जीरो हो जाएगा, जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे किसी भी युक्ति के द्वारा, किसी भी प्रोसेस के द्वारा, तो फिर वो क्लोजर हो जाएंगे। अब उन पर तो चार्ज बचा नहीं, फिर वो रिपेल तो करेंगे नहीं, फिर वो हो जाएंगे क्लोजर और हैवियर हो जाएंगे। एंड दे एक्यूमुलेट टू फॉर्म एग्रीगेट्स एंड प्रेसिपिटेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और वैसे ही वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में चिपट करके भारी हो जाते हैं और उन पर ग्रेविटी अप्लाई हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ accumulation and settling down of particles is further known as coagulation or precipitation। इसी को हम coagulation और precipitation बोलते हैं। क्लियर हो गया टॉपिक? ओके, बहुत अच्छी तरह मैंने देखिए क्लियर कर दिया, बहुत कई एग्जांपल देकर के क्लियर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स एंड गोल्ड नंबर। अभी मैंने एक दावत वाला प्रोग्राम वाला एग्जांपल दिया था कि आपको अपने विरोधियों को रोकना है कि वो आपकी हेल्प कराते रहें, तो उसके लिए आपको एक हेल्पर, अपने जो स्नेही लोग हैं आपके, उनको लगाना पड़ेगा। इनको रोके रखना भाई, इनको रोके रखना, रोके रखे उनको। तो अब देखिए इसको बोलेंगे प्रोटेक्शन। तो देखिए प्रोटेक्शन क्या है, पढ़ते हैं इसको। लियोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लियोफोबिक। जो द्रव स्नेही सॉल्ट्स है ना, वो द्रव विरोधी से ज्यादा स्टेबल होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और लियोफोबिक सॉल्ट्स कैन बी इजीली कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो लियोफोबिक है ना, जो द्रव विरोधी है, उनमें थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो तुरंत वो कोगुलेट हो जाते हैं, आपस में उदासीन होकर के, न्यूट्रलाइज होकर के आपस में चिपक जाते हैं।
और फिर उसके बाद देखिए when a लियोफिलिक सॉल्ट is added to any लियोफोबिक सॉल्ट, जब लियोफोबिक सॉल्ट में कोई लियोफिलिक सॉल्ट मिला दिया जाता है, it becomes less sensitive towards electrolytes. तो वो जब इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें डालोगे तो लेस सेंसिटिव हो जाएंगे, यानी उससे वो ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। पर आपने क्या किया, पहले लियोफोबिक में आपने लियोफिलिक डाल दिया है, तो वो लियोफिलिक वाला जो है ना उसका प्रोटेक्शन करता रहेगा, लियोफोबिक को अलग नहीं जाने देगा। और फिर आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इलेक्ट्रोलाइट से मना कर देंगे, वो ना हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, आप दूर रहिए, तो लेस सेंसिटिव हो जाएंगे। ऊपर में देखिए जब उनका प्रोटेक्शन नहीं किया था तो वो हाई सेंसिटिव थे, हाई सेंसिटिव, यानी जब उन विरोधियों का, दावत में आने वाले विरोधियों का जब प्रोटेक्शन नहीं किया गया था, जब उनको रोकने के लिए प्रोटेक्शन नहीं किया गया था, उस वक्त अगर उनसे कोई कह देता कि हटो यहाँ से, हटो, इनकी हेल्प मत करो, तो तुरंत हट जाते यहाँ से वो। अब आपने बहुत सारे अपने इसने ही लोग हैं ना बॉडी गार्ड के रूप में लगा रखे कि ये निकल के ना भाग जाए, तो फिर क्या होगा कि जब उनको निकालने वाले लोग आएंगे तो लेस सेंसिटिव हो जाएंगे, वो हाई सेंसिटिव से लेस सेंसिटिव, और मना कर देंगे उसे, भैया ना प्लीज अभी आप जाइए, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हमें रोकने के लिए लोग यहाँ लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो हमने क्या किया, द्रव विरोधी में यानी लियोफोबिक में लियोफिलिक डाल दिया है, तो वो लेस सेंसिटिव हो गया है वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो फिर क्या हुआ, जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो जल्दी से उसमें कोगुलेशन नहीं होगा और जल्दी से प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ओके, thus लियोफिलिक कॉलर्स कैन प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ एनी लियोफोबिक सॉल्ट्स। ये जो लियोफिलिक सॉल्ट्स हैं कॉलर्स, वो लियोफोबिक को प्रेसिपिटेट होने से रोकेंगे, ठीक है ना, कोगुलेट होने से रोकेंगे, कोगुलेट होने से रोकेंगे, और जब कोगुलेट नहीं होंगे तो प्रेसिपिटेट कहां से हो जाएंगे। ओके, इसके बाद देखिए द फिनोमेना ऑफ प्रिवेंटिंग द कोगुलेशन ऑफ ए लियोफोबिक सॉल्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सम लियोफिलिक कॉलर्ड इज कॉल्ड सॉल्ट प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ कॉलर्ड्स। इसी को जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ कॉलर्ड बोलेंगे, मतलब कॉलर्ड की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन कौन करेगा, लियोफिलिक करेगा, लियोफोबिक नहीं करेगा। गलती से भी लियोफोबिक मत मिला देना, वो तो विरोधी है, और विरोधी की रक्षा करने के लिए आपने विरोधी मिला दिया तो आपके और ज्यादा विरोधी हो जाएगा, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। तो अब आगे देखिए द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्टिव लियोफिलिक कॉलर्ड से डिफरेंट। जो भी आप, अब देखिए आपने जो प्रोटेक्टर लगाए थे, जो बॉडी गार्ड लगाए थे, आप खुद से सोच के देखिए क्या उनकी सबकी प्रोटेक्टिंग पावर सेम होगी क्या? अरे किसी के हाथ में डंडा होगा, किसी के हाथ में लाठी होगी, किसी के हाथ में बंदूक होगी, किसी के हाथ में और बड़ा हथियार होगा, कोई ताकत में ज्यादा होगा, कोई ताकत में कमजोर होगा, तो सबकी प्रोटेक्टिंग जो पावर है वो डिफरेंट होगी। और प्रोटेक्टिंग पावर को ही गोल्ड नंबर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो प्रोटेक्टिंग पावर है ना उसकी लियोफिलिक की, उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, गोल्ड नंबर में। जैसे आपको मालूम होगा गोल्ड की प्योरिटी किस स्केल पर नापी जाती है, कैरेट पर। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो प्योर माना जाता है, और अगर 23, 22, 21 कैरेट का है तो इसका मतलब उसमें कॉपर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है वो कैरेट में नापी जाती है, ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ पावर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लियोफिलिक इज मेजर्ड इन गोल्ड नंबर। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब टॉपिक आता है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कई बार ये एग्जाम में भी आ जाता है। व्हाट इज गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर देखिए, इसकी डेफिनेशन पहले रीड करते हैं। देखिए गोल्ड नंबर इज द अमाउंट इन मिलीग्राम, अमाउंट ध्यान रखिएगा मिलीग्राम में होनी चाहिए, नॉट ग्राम, सेंटीग्राम और किलोग्राम कुछ नहीं चलेगा। गोल्ड नंबर इज द अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड मींस लियोफिलिक कॉलॉइड।
which is just sufficient to prevent the coagulation of 10 ml of a standard hydro gold salt। यानी गोल्ड का सॉल्ट जो हाइड्रो यानी वाटर में जो बना हुआ है, जो गोल्ड सॉल्ट जो स्टैंडर्ड है ना, वो कितना स्टैंडर्ड होता है? 0.0053% से लेकर के 0.0058% तक। यानी ऐसे मान लीजिए आप 10,000 अगर मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए 100 ही मान लेते चलो, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, इसमें परसेंट लगा हुआ है, तो 100 मिलीग्राम सपोज आप कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, किसका? गोल्ड का, ठीक है ना, 100 मिलीग्राम। तो आपको उसमें गोल्ड कितना मिलाना होगा? गोल्ड मिलाना होगा 0.0053 मिलीग्राम से लेकर के 0.0058 मिलीग्राम। तो बहुत कम हो गया ना, बहुत कम हो गया। 100 में 0.0053 से लेकर 0.0058 मिलीग्राम तक। तो ये जो गोल्ड सॉल्ट होगा, ये स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट होगा। और इस स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में से आप 10 ml निकाल लीजिए। कितना ml निकाला आपने? 10 ml। और उसके साथ, उसके बाद आप देखिए 10% NaCl का सॉल्यूशन लीजिए, यानी नमक का सॉल्यूशन, गोल्ड का, वो सॉरी नमक का सॉल्यूशन लीजिए। और 10% NaCl में से, यानी 100 ml आपको NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें 10 ग्राम, 100 ग्राम बनाना है तो 10 ग्राम NaCl लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ये मिलीग्राम में लगाना है तो 10 मिलीग्राम। तो इसमें से आप 1 ml ले लीजिए, 1 ml लिया। और जब गोल्ड सॉल्ट के 10 ml में आपने NaCl का 1 ml डाल दिया, ध्यान रखिएगा 1 ml डाल दिया, तो क्या होगा? ये कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दोबारा आप समझें, मिलीग्राम ले लो चाहे मिलीलीटर ले लो, वो तो हम वॉल्यूम ले रहे हैं ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट सेम रहना चाहिए, और इसमें मिली लीटर में चल रहा है। तो गोल्ड सॉल्ट का 10 ml लीजिए, जो मानक यानी स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट बनाया उसका 10 ml लीजिए, और 10% NaCl का सॉल्यूशन बनाया उसका 1 ml लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। और दोनों को जब मिलाएंगे तो गोल्ड सॉल्ट जो था ना, आप इजीली सोच के देखिए, क्या गोल्ड वाटर में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये लियोफोबिक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लियोफोबिक हो गया, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा और डाउन करके और क्लियर करता हूं। देखिए देखिए, जो आपने गोल्ड सॉल्ट लिया है, गोल्ड सॉल्ट, और इधर लिया आपने NaCl सॉल्ट, ठीक है ना। क्या होगा देखो इसमें कि जब गोल्ड सॉल्ट का आपने 10 ml लिया इसका, ठीक है ना, और इसका लिया आपने कितना? 1 ml, 1 ml, ठीक है ना। और इनको दोनों को आपने मिला दिया, तो गोल्ड सॉल्ट जो था वो कैसा था? लियोफोबिक। दिस इज लियोफोबिक, ठीक है, द्रव विरोधी। और दिस इज लियोफिलिक। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप कुछ सोच के देखिए कि नमक जो है ना वाटर में इजीली मिल जाता है, और जो गोल्ड है वाटर में इजीली नहीं मिलता। तो गोल्ड का जो सॉल्यूशन होगा वो लियोफोबिक होगा, और NaCl का सॉल्यूशन लियोफिलिक होगा। और जब आप इसको दोनों को मिला दोगे, यानी 10 ml गोल्ड का सॉल्ट और 1 ml NaCl का सॉल्ट, ध्यान रखिएगा गोल्ड सॉल्ट और NaCl का सॉल्ट, जब आप इसको मिला दोगे तो तुरंत PPT प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तुरंत कोगुलेट होगा, तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब क्या चाहते हो? अब इसका एग्जाम्पल देखिए,
आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी होगी, इसका यूज कहाँ देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी होगी, कहते हैं ना उस पे ज्वेलरी पर गोल्ड का पानी फिरा हुआ है ना, यानी गोल्ड का सॉल्यूशन। ये आर्टिफिशियल, एक तो ज्वेलरी गोल्ड की होती है तो वो तो आर्टिफिशियल नहीं है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जिसमें गोल्ड नहीं होता है, उस पर गोल्ड का पानी फिरा दिया जाता है, यानी गोल्ड का सॉल्यूशन फिरा दिया जाता है। और जब उस ज्वेलरी को, सपोज आपने जंजीर पहन रखी है, जंजीर को आप पहनते हैं तो आपके पसीना आता है, पसीना आता है तो उसमें नमक होता है, साल्टी होता है, आपको मालूम है। और वो जंजीर जो है ना पसीने से क्रिया करती है, उसे पसीने से जब साल्ट वाले सॉल्यूशन से जब क्रिया करती है तो उस पे जो इस पे गोल्ड का सॉल्यूशन फिरा हुआ था वो लियोफोबिक था, और NaCl से जब उसने रिएक्शन की तो वो कोगुलेट हो जाएगा, और कोगुलेट हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट होकर के वो उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी से गोल्ड का जो सॉल्यूशन था वो गायब हो जाएगा, और जब गायब हो जाएगा तो अंदर उसका जो नेचुरल कलर था वो निकल करके आ जाएगा, तो पता लग जाएगा कि ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। तो आपने देखा होगा कि जब आप जंजीर चेन जब लेने के लिए जाते हो आर्टिफिशियल, तो वो दुकानदार जो शॉपकीपर है ना वो आपको गारंटी देता है, कोई गारंटी देता है 6 महीने की, कोई गारंटी देता है 1 साल की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें जो गोल्ड सॉल्ट मिलाया गया है उसको, उसका प्रोटेक्शन कितना किया गया है, लियोफिलिक से प्रोटेक्शन कितना किया गया है, और जिसका ज्यादा प्रोटेक्शन किया गया होगा वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, उसकी गारंटी लंबी होगी, और जिसका प्रोटेक्शन कम किया गया होगा वो कम समय तक चलेगा, तो उसकी गारंटी कम होगी, और वो जल्दी से पसीने से क्रिया करके, पसीने से रिएक्शन करके इजीली छूट जाएगा। तो ये देखिए, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो गोल्ड का सॉल्यूशन इस पर लगा हुआ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर, वो वहां से कोगुलेट ना हो, पसीने से क्रिया करके, NaCl से क्रिया करके वो वहां से कोगुलेट ना हो। तो उसके लिए हमें उसमें एक हेल्पर मिलाना पड़ेगा, हेल्पर लियोफिलिक सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा, जो उसको जो उसका प्रोटेक्शन करता रहे, ठीक है ना, अपने द्रव्य इसलिए ही मिलाने पड़ेंगे। तो देखिए अब आती है बात आगे, देखिए तो यही जो है ना, जो आप लियोफिलिक जो मिलाओगे, जो हेल्पर मिलाओगे, उस हेल्पर की जो मिनिमम क्वांटिटी होगी मिलीग्राम में, वही उसकी गोल्ड नंबर होगी। मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है जिसको आप 5 मिलीग्राम मिलाते हो, और वो उसका प्रेसिपिटेशन रोक देता है, और उसी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेशन से रोकने के लिए दूसरा आप लियोफिलिक मिलाते हो, वो 10 मिलीग्राम मिलाते हो, एक का मान लीजिए 5 मिलीग्राम ही प्रेसिपिटेशन को रोक देता है, सपोज ए का, और बी जो है ना उसका 10 मिलीग्राम, मिलीग्राम ml नहीं मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम उसको रोक पाता है सपोज, तो कौन सा लियोफिलिक अच्छा हुआ, 5 मिलीग्राम वाला है 10 मिलीग्राम वाला? 5 मिलीग्राम वाला अच्छा हुआ, कि जरा सी क्वांटिटी मिलाते ही उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन रुक जाता है। तो ये गोल्ड नंबर हो गया कि आपने ए को मिलाया, अब 5 मिलीग्राम मिलाने से मान लीजिए वो रुक गया, प्रोटेक्शन उसका हो गया, प्रेसिपिटेशन रुक गया, तो आप 6 ग्राम क्यों मिलाओगे, 6 मिलीग्राम क्यों मिलाओगे, 7 मिलीग्राम क्यों मिलाओगे? तो मिनिमम क्वांटिटी जो प्रेसिपिटेशन को, जो कोगुलेशन को रोक दे, वही उसका गोल्ड नंबर है, ठीक है। ये क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल देखिए, टेबुलेट किया मैंने, टेबल में दिया है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, जिलेटिन है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर है 0 से लेकर 0.005 से लेकर के 0.1, हीमोग्लोबिन का है 0.03 से लेकर के 0.07, ये आप इसको रीड कर लेंगे। तो सबसे गोल्ड नंबर कम किसका है? सबसे कम गोल्ड नंबर है देखिए जिलेटिन का, और जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है, तो ध्यान रखिएगा यही सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होगा, यही सबसे अच्छा, ध्यान रखिएगा, लियोफिलिक सब्सटेंस होगा, जो प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन को रोक देगा। ओके, इस तरह से देखिए ये कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और गोल्ड नंबर का टॉपिक क्लियर होता है। अब अगले वीडियो में आपको कोगुलेटिंग और
प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ आयंस दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ आयंस, जिसमें हार्डी-सुल्जे का नियम आने वाला है। हार्डी-सुल्जे नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखिएगा, इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ आयंस, इसमें हार्डी-सुल्जे नियम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए मैं इसको यही खत्म करता हूं और अगले वीडियो को आपको अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और उसको जरूर देखिए। ओके, थैंक्स फॉर यू।